वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। This is our lecture 2 regarding the public finance 404. Here we will see how the public finance works and what are its limitations and how we can handle it for a country, what were various prerequisites of a public finance. क्या पब्लिक फाइनेंस है, क्या इसकी सूरत हाल है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और उसके बाद इसके ऊपर कैसे अमल दरामद होता है, ये सारा कुछ आज हमने डिस्कस करना है। और इस काम के लिए हमारे पास सारी डिटेल मौजूद है कि पब्लिक फाइनेंस को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्या उसकी सारी सूरत हाल है, कैसे सारा मामला आपने देखना है, पब्लिक फाइनेंस का इंट्रोडक्शन क्या है, पब्लिक फाइनेंस की सूरत हाल क्या है, आपको समझाने के लिए ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको पब्लिक फाइनेंस के हवाले से, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इससे पहले कि हम पब्लिक फाइनेंस शुरू करें, हमें 3-4 बातें और इसके फंक्शन मेजर जो है गवर्नमेंट के वो ज़हन में रखने होंगे। किसी भी गवर्नमेंट का पहला फंक्शन पब्लिक इन फाइनेंस के हवाले से होता है कि बिफोर वी बिगिन विद द पब्लिक फाइनेंस वी शुड लाइक टू पॉइंट आउट द मेजर फंक्शंस ऑफ ए मॉडर्न गवर्नमेंट। तो इम्प्रूविंग, नंबर 1 इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। नंबर 2 मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेस अनइक्वल। और नंबर 3 stabilizing the economy through macroeconomics policies. और नंबर 4 reputing the countries internationally और representing it all over the world। किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट के ये मुदर्जा झैल 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इम्प्रूव करे। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव करे और उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर जो कंट्रीज़ के हैं उनको बेहतर किया जाए, उनके अंदर बेहतरी लाई जाए। अगर किसी मुल्क के इकोनॉमिक अफेयर बेहतर नहीं है तो ना तो वो जंग लड़ सकता है, ना ही वो काम कर सकता है, उसकी कोई और एक्टिविटी और कोई सूरत हाल नहीं है। तमाम सूरत हाल के तहत ये ज़रूरी है कि जनाब गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बेहतर की जाए और इस सारे मामले को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। नंबर 2 मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेस अनइक्वल। जिस हद तक हो सके गवर्नमेंट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करे, गरीबों के ऊपर टैक्स ना लगाए और अमीरों के ऊपर हैवी टैक्स लगाए और टैक्स लगाने के बाद इस सारे मामले को अपने सामने लाए और सामने लाने के बाद सारा मामला देखे। वो तमाम लोग जिनकी आमदनी टैक्सेबल है उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कम किया जाए ताकि जो लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ परचेज करते हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी परचेज करते हैं, वो सारे के सारे ज़रूरियात ज़िंदगी कम परचेज करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके पास इतने पैसे होने चाहिए। जैसा कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त प्राइस हाइक को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। कोई भी गवर्नमेंट का मैकेनिज्म इस वक्त प्राइस को कंट्रोल करने में काम नहीं कर रहा। माफिया जो है वो अपनी मनपसंद प्राइस जो है वसूल करी जा रहा है। चिकन की मनपसंद प्राइस है, अपने डिजायर्ड प्राइस जो है वो आटे के लिए चार्ज कर रहे हैं, अपने डिजायर्ड प्राइस जो है पल्सेस के लिए चार्ज कर रहे हैं, दालों के लिए। इसी तरह वेजिटेबल जो है, इसी तरह जो चिकन का है मामला, इसी तरह जो बीफ है, जो मीट है और अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, वो सारी की सारी लोग अपनी मर्जी के साथ उसकी प्राइस रख रहे हैं। यहाँ तक कि वो 6 रुपए वाली जो रोटी है उसके बारे में भी अब कहा जा रहा है कि वो 10 रुपए की हो जाएगी और उसको कोई कंट्रोल करने वाला मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले पा रही और उसके बाद उसके वो डिजायर्ड रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहे। नंबर 2 मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन लेस इक्वल। जिस हद तक हो सके हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करें। नंबर 3 स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। जितनी भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट जो है उसको बेहतर करे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए, रोजगार के मौके बढ़ाए जाएं, उसके बाद जनाब प्राइस स्टेबिलिटी लाई जाए, सप्लाई को बढ़ाया जाए, डिमांड को कंट्रोल किया जाए और उसके बाद सारे मामला को देखते हुए
मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है वो सारी की सारी गवर्नमेंट उसको कैरी ऑन करे। अगर गवर्नमेंट उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रही, उस सारे मामले को हैंडल नहीं कर पा रही, तो उस सारे मामले में फिर मसाइल जो है वो बेइंतहा होंगे और उस मसाइल का हल हमारे पास फिर कोई नहीं है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे आता है रिप्रेजेंटिंग द इकोनॉमिक कंट्री इंटरनेशनली। अब जितने भी हमारे इंटरनेशनल फोरम में, वहाँ सारे फोरम के ऊपर कंट्री जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है, पाकिस्तान को आपने यूएन में रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान को आपने जनाब ये सार्क में रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान को आपने आरसीडी में रिप्रेजेंट करना है, जो शंघाई काउंसिल है उसमें भी चाइना में आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ये तमाम की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फिर अब कैसे सारे मामले को हैंडल किया जाए, ये सारा मामला देखने के लिए कोई भी मुल्क जो है उसको इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड के ऊपर होनी चाहिए और उस सारी रिप्रेजेंटेशन को हम अपने सामने देखेंगे। अब अगर वो रिप्रेजेंटेशन हम इन्हें मुल्क की हम नहीं कर पाते या वो नहीं हो पा रही उस तरह जिस तरह होनी चाहिए, तो फिर जाहिर है कि मुल्क उस तरह तरक्की नहीं कर सकता। उसमें लोग ये समझेंगे कि हर टेररिस्ट एक्टिविटी में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर जो है वो गंदी एक्टिविटी में पाकिस्तान इन्वॉल्व है। जैसे कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी वहाँ पर लोगों का वेस्टर्न में पर्टिकुलरली ये एक ज़हन बन गया हुआ था कि लोग यार ये समझते थे कि पाकिस्तान में तमाम बम बनाने वाले मौजूद हैं, पाकिस्तानी दुनिया की टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तानी सारी जगह जो है वो टेररिज्म फैला रहा है। हर वो जगह जहाँ यूरोप में कोई धमाका होता था या कोई और सूरत हाल आती थी तो उसका पूरा यहाँ आ जाता था। इवन के भारत ने जो एक्टिविटीज़ कैरी ऑन की, वो सबक वजीर जो था वो परवेज रशीद, वो सारे का सारा मलबा उस वक्त के वजीर आजम के कहने पे पाकिस्तान पर डाल दिया करता था। वो चाहे अजमन साहब हो या कोई और हो, उन सब का मामला अहमद मीर जैसे लोग जो है साफी, वो सारे के सारे गवर्नमेंट पे डाल देते थे कि जनाब ये हमारे मुल्क है और हमारी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। इस तरह लोगों के सामने हर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का जो चेहरा गया वो यही था कि जनाब शायद हर एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान कैरी ऑन कर रहा है। हालांकि ऐसी सूरत हाल नहीं थी, पाकिस्तान ऐसी कोई भी ट्रेड एक्टिविटी करने को तैयार नहीं था, ना ही पाकिस्तान ने इस तरह की कोई एक्टिविटी की हुई थी। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे सामने सूरत हाल थी वो ये थी कि आप किसी भी तरीके से इसको इम्प्रूव करें, इसकी बेहतरी लाएं। तो 4 फंक्शन है गवर्नमेंट के, इकोनॉमिक जो कंडीशन हैं या एफिशिएंसी है उसे इम्प्रूव किया जाए, इकोनॉमिक्स कंडीशन जो कंट्री की है उन्हें बेहतर किया जाए, और नंबर 2 जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिफाई करते हुए इक्वल करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करें, और इकोनॉमी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर बेहतरी लाई जा सके, और उसके बाद जनाब कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया जा सके। अब हम यहाँ से बात करते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस इन द कंट्री। ज़ाहिर गवर्नमेंट का फ़र्ज है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मुल्क के अंदर लेकर आए, and this can only be done by properly utilizing the fund released through taxes and other sources of public funds। तो ज़ाहिर है कि आपको इस काम के लिए फंड्स की ज़रूरत है। वो फंड्स जो कैसे आएंगे, वो सारे के सारे फंड जो हैं वो सारे आपको टैक्सेस के जरिए रेज करने पड़ेंगे। 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम के ऊपर लगते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो किसी भी मुल्क की उसके ऊपर लगते हैं एक्सपेंडिचर के ऊपर। डायरेक्ट टैक्सेस जब आप लगाते हैं इकोनॉमी में तो ये सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर चार्ज होता है, गरीब के ऊपर ये डायरेक्ट टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता, अमीर के ऊपर ये टैक्स लगता है। अगर एक शख्स की आमदनी 12 लाख रुपए है तो वो टैक्स देगा, फिर उसके पास स्लैब रेट बढ़ जाएगा तो 20 लाख रुपए वाला दूसरे स्लैब में टैक्स देगा, फिर स्लैब रेट बढ़ जाएगा, फिर 25 लाख वाला तीसरे में फर्ज करते हैं टैक्स देगा, फिर 35 लाख वाला अगले स्लैब में टैक्स देगा, इसी तरह फिर जो 50 लाख से ऊपर है वो और स्लैब में टैक्स देगा। तो ये सारी सूरत होगी, ये इकोनॉमिक टैक्सेशन इस अंदाज में की जाती है। नंबर 2 दूसरा टैक्स है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स सारे के सारे जो हैं वो इस तरह लगते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर देखती है कि खर्चे क्या हैं, मतलब हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनकी क्या पोजीशन है, जो सारा खर्चा है उसको हम कैसे कैरी ऑन करते हैं। तो खर्चे जो है उनके अंदर बेहतरी लाई जाती है,
उन एक्सपेंडिचर जो लोग परचेज करते हैं, फर्ज कीजिए एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपये है, तो उसके ऊपर वैट वैल्यू एडिशन टैक्स लग जाता है 1 रुपया, तो वो 11 रुपये हो जाती है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जिस तरह बिजली के ऊपर लगे हुए हैं, जिस तरह टेलीफोन के ऊपर लगे हुए हैं, जिस तरह मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो यहाँ चार्ज करके आप इसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद जनाब ये सारी सूरत हाल है कि इसके मुताबिक आपने एडजस्टमेंट करनी है। आप इसको इस अंदाज में देखते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं वो कॉस्ट को बढ़ाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट को की आमदनी को बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे की वेल्थ को कम करते हैं। अगर आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करनी है तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए ज़रूरी होगा कि सारे मामले को आप इस अंदाज में टैकल करें कि भाई इसमें अल्टीमेटली जो सारी सूरत हाल है वो उस तरह की हो कि लोग इस सारे को अपने अंदाज में टैकल कर पाएँ, लोग इस सारे मामले को अपने अंदाज में टैकल कर पाएँ। अगर लोग इस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे तो फिर उसके लिए ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। इसमें इस सारी सिचुएशन को हम कैसे टैकल कर पाएंगे, इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे? अगर आपने इकोनॉमिक जस्टिस करना है और सोशल जस्टिस करना है तो आपको फिर इकोनॉमिक जस्टिस करने के लिए ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ये करनी होगी। ये आपको अपनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यहाँ चार्ज करनी होगी। यहाँ पर लोगों के ऊपर आपने टैक्सेस लगाने हैं, यहाँ पर लोगों के ऊपर आपने जो भी काम करना है वो आप लगाइए और उसके बाद ये सारे मामले आप तक क्लियर होकर आ जाएं। अगर गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना चाहती है तो फिर वो इनकम के ऊपर टैक्स लगाएगी, और अगर जो है वो गवर्नमेंट इस तरीके चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको मामले को टैकल नहीं, इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि भाई किसी तरीके से भी आप सारे मामले को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ। एनीवे बात ये है कि ये टैक्सेस जो होते हैं ये आमदनी का सोर्स है। द फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट J.M. Keynes has revolutionized and changed the meanings of the public finance. According to Keynes, public finance should be used as an instrument for achievement of certain economic and social objectives. Before Keynes, the concept of public finance was to raise efficient revenue to meet public मीटिंग्स एक्सपेंडिचर, लेकिन आज इसका मतलब क्या है? आज इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से इसको इस अंदाज में देखें कि इस वक्त मैं यहाँ से गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके, यहाँ से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फिर केन्स जो है उससे पहले यही था कि जनाब आप टैक्सेस रेवेन्यू बढ़ाएं और उसके बाद गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर लोगों के पूरे करें, लेकिन केन्स ने इसकी सिचुएशन जो डेफिनेशन है वो ये डिफरेंट कर दिए। वो कहता है गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको रेज करने का नाम पब्लिक फाइनेंस है। तो इसमें केन्स की जो बात है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फंडामेंटल चेंज भी फॉर इसकी यही है। केन्स अंडरलाइन द फैक्ट दैट द टैक्सेशन एंड द एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द स्टेट virtually affect the level of income and employment in the country. Keynes shows that during depression how a government should reduce the depression from economy by increasing the public expenditure and raise the level of employment. अगर गवर्नमेंट जो है वो खर्चे करती है उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कम हो जाएगा। इसी तरह गवर्नमेंट जो है अगर वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेज करती है तो इससे लेवल ऑफ वर्क, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री को दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसको इनकम मल्टीप्लायर के तौर पे केन्स ने बयान किया। जनरली द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज इम्पॉसिबल। ये तो मुमकिन नहीं कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंच जाए, 100% जॉब हो जाए, 100% इंडस्ट्री हो जाए, ये तो आपके लिए मुमकिन नहीं। ये तो मेरे भाई और बहनों ये मुमकिन नहीं है, ये मेरे बच्चों, ये मुमकिन बनाने के लिए आप इस सारे मामले को देखते हैं और ये सारा मामला आपके लिए वहाँ पर इस अंदाज में सामने आता है कि आप किसी भी तरीके से इसको रेज करना चाहते हैं तो रेज कीजिए। रेज करने के नतीजे में आपका जो इनकम मल्टीप्लायर फैक्टर है वो सामने आ जाएगा। Generally, the level of full employment in the economy is impossible. This is so because
whenever there is a lack of effective demand, the production remains unsold, which ultimately leads to the entrepreneur to the loss. ज़ाहिर है चीज़ों की डिमांड को अगर नहीं है तो वो फिर जितनी भी आपने माल बनाया वो सारा गोदामों में पड़ा रहना, बिकना तो वो नहीं है. Thus, investor will reduce the level of investment, resulting in more unemployment and the situation of depression in the economy. ये सारे कुछ डिप्रेशन की सूरत हाल हो जाएगी. In depression, the purpose of budgetary policy is to provide investment opportunity and income employment level in the economy. The government should increase the public expenditure during depression more than the public revenue. The effect can be converted by deficit financing, that is by creating money. The result of deficit financing is that the purchasing power will with the people increases and indicates the demand of the public and services. अच्छा जी, दूसरी सूरत हाल भी हमारे पास इसके मुखालफ है. वो मुखालफ सूरत हाल क्या है? वो मुखालफ सूरत हाल ये बताती है कि भाई आपने जब इस सिचुएशन को इस अंदाज में देखना है तो फिर आप इसकी कैसे इस मामले को देखेंगे. ये इसकी अपोजिट सूरत हाल है. ये इसकी अपोजिट सूरत हाल है कि आप इसको कैसे चेक करेंगे. आप इस रिवर्स सिचुएशन को कैसे चेक करेंगे. ये रिवर्स जो सिचुएशन है ये कैसे फिर आपके सामने आएगी. ये जो रिवर्स सिचुएशन है, ये जो अपोजिट सूरत हाल है आपकी, ये फिर कैसे आपके सामने आएगी. इसको आप कैसे टैकल कर पाएंगे. इस सारे मामले को आप कैसे देखेंगे. तो रिवर्स सिचुएशन में हम इसको इस अंदाज में चेक करते हैं कि जो कुछ भी हो जाए वो सारे का सारा मामला इस तरह का हो कि हमें वो क्लियर कट सिचुएशन नजर आए. तो जो रिवर्स सिचुएशन है उस सिचुएशन को इस अंदाज में फिर टैकल किया जाता है. इस अंदाज में आप उसको टैकल करते हैं तो इसके मुताबिक आप सारी उसकी एडजस्टमेंटें करेंगे. In such a situation, the purpose of fiscal policy is to reduce money supply in the economy. आप टैक्सेस बढ़ा देंगे और उसके बाद अगर हायर इन्फ्लेशन है तो फिर उसके बाद टैक्सेस के नतीजे में लोगों की इनकम कम हो जाएगी. आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो इनकम जो है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग जाएगा. एक्सपेंड कुछ टैक्सेस आप बढ़ाएंगे इनडायरेक्टली, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और जो इन्फ्लेशन था उसको आप फाइट करने का मौका आपके पास आएगा. ये दोनों सिचुएशन जिनको आपने देखा है ये एडवांस और रिच कंट्रीज में हैं. पाकिस्तान और पुअर कंट्रीज जिस तरह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना या म्यांमार है, इन कंट्रीज में इस तरह की सिचुएशन नहीं है. काजेज ऑफ मार्केट फेलियर एंड रीजन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट. जी, अब किस वक्त गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, कब मार्केट फेल होती है, कब उसकी सारी सिचुएशन प्रॉब्लम में होती है, गवर्नमेंट को किस वक्त सिचुएशन में आना चाहिए और किस तरह उसको इंटरफियर करके सारे मामले को टैकल करना चाहिए. द मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रेट अंडर प्राइस मैकेनिज्म. कंज्यूमर शो देयर will or desire to buy a commodity at a given price in order to examine and in order to maximize their utility. On the other hand, the producers are aimed at maximizing their profit for what they produce. In market economy, there is no justification for state intervention, but there are some reason. क्या सूरत हाल है जनाब. देयर इन सम रीजन हमारे सामने वो सारा मामला देखने में आता है. तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ देखना चाहिए. और इसको कम कैसे करना है. नंबर वन, गवर्नमेंट इंटरफियर करने लगी है. नंबर वन, उसका पहली पर्पस क्या है. पहली पर्पस है टू अवॉइड मोनोपोली. मोनोपोली मींस के वन कंट्रोल सेलर एंड देयर आर मेनी बायर्स. तो फिर जी प्राइस होगी वो सारी की सारी होल इंडस्ट्री में एक ही बंदे की चलेगी. वन सेलर जो है वो इस तरह वापदा है या जिस तरह वासा है ये सार या इस तरह के जो इदारे हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वो अपनी मर्जी की प्राइसेस लोगों के ऊपर चार्ज करते हैं. लोगों के ऊपर अपनी मर्जी की प्राइसेस जो हैं वो सारी देखते हैं. सो मैं यहाँ से बात करूँ, monopoly is a situation when one seller rules over the whole industry. The buyers are compelled to purchase commodity at a fixed price. The government interferes in pricing
और उसके बाद जनाब इसमें कस्टमर का बेनिफिट है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वेलफेयर फंड को नई को एंटर करती है। नंबर टू मेंटेन प्राइस मैकेनिज्म। अब प्राइस कैसे का मैकेनिज्म क्या है? डिमांड एंड सप्लाई है। प्राइस का मैकेनिज्म क्या है? डिमांड एंड सप्लाई है। तो डिमांड एंड सप्लाई जो प्राइसेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हमारे सामने टैकल होकर आती हैं और हम सारा कुछ यहाँ पर उसको चेक करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं, उन डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस को आपने देखना है कि वो कैसे कंट्रोल की जा सकेंगी। यहाँ से इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिवेलिंग एन अनजस्टिफाइड प्राइस मैकेनिज्म even in the price perfect competition in the market. The government can monitor the prices fixed by the market and protect the consumer from the burden of unjustified prices. तो जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उनसे बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सारा काम करती है। टू मीट एक्सटर्नैलिटीज रिप्रेजेंट दोज एक्टिविटीज दैट affect others from better or worse without those others paying or being compensated for the activity. Externalities exist when private cost or benefits do not equal social cost at, or benefits. अच्छा जी, इसमें देर आर टू मेजर स्पीसीज। नंबर वन एक्सटर्नल इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी। इन दोनों में को देखने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैकल करती है, इंटरफियर करती है और दोनों के हिसाब से इसको हैंडल किया जाता है। नंबर नेक्स्ट डी, इंक्रीजिंग सोशल वेलफेयर एंड benefits. Another strong reason for government intervention in the market economy is the social welfare and benefit. It is one of the duties of an elected government to work for the common welfare of the nation, to provide social goods एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, म्यूजियम, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, ओल्ड एज बेनिफिट्स, पुअर स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप स्कीम, उसके बाद जनाब लोगों की कंपनसेटेड जो है वो ट्रैवलिंग और उसके बाद कंपनसेटिंग हॉस्पिटलाइजेशन, इन तमाम मामलों में इंटरफियर करे, इन तमाम मामलों को गवर्नमेंट हैंडल करे और उसके बाद इंटरफियर करके जो वेलफेयर का बेनिफिट है उसको बढ़ाया जाए। इससे लेजर अफेयर की जो ईवल्स हैं वो सारे के सारे आप रिमूव कर सकते हैं, उन सबको आप टैकल कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, उसके बाद है जनाब टू मीट मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज। हर गवर्नमेंट जब आती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इशू होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट का प्रॉब्लम है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, कैपिटल फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो गवर्नमेंट को उन सारे मामला को तंग करते हैं। तो इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट फिर अच्छे तरीके से टैकलिंग की टेक्निक्स इन्फॉर्म करती है और एंटर करती है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या एक्टिविटीज़ कैरी करें, क्या एक्शन आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट आपसे ये सारे के सारे एक्शन दे ताकि आपकी इस सारी सिचुएशन में बेहतरी लाई जा सके। क्या एक्शन आप समझते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इंटरफियर करे और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इस सारे मामले को हैंडल करे, देखे और किस तरीके से ये सारा मामला क्लियर हो पाए। इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी टेक्स अ नंबर ऑफ फॉर्म्स। द गवर्नमेंट may understand the conduct of economy or may influence private economic activities by subsidizing or taxes। जैसे कि अभी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज प्राइसेस पे लोगों को वीट दे रही है। वो वीट जो है अभी गंदम सारी की सारी सिंध में होल्ड की हुई है, पंजाब में वो 1400-1500 रुपये गवर्नमेंट दे रही है और उसके बाद जनाब वो सारी गवर्नमेंट यहाँ से जा रही है ब्लैक मार्केटिंग में। ब्लैक मार्केट में वो सारी गंदम परचेज बाय और सेल होती है और वहाँ से वो सारी बाय और सेल होने के बाद सारे का सारा वो मामला जो है वो क्लियर हो कर वो सारा मामला प्रॉब्लम क्रिएट करके वो जनाब चला जाता है कहाँ, वो चला जाता है ब्लैक मार्केट में और फिर अफगानिस्तान से मामला होता है।
पर कैपिटा इनकम गवर्नमेंट चाहती है मैक्सिमाइज हो, तो इसके लिए पहले नंबर पे क्या काम करना होगा? एलोकेटिव एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज alter the overall mix of GDP, GNP. The allocative activities rule out of the failure of market mechanism to adjust the outcome of various goods in accordance with the preference of society. The ultimate goal of the society is to maximize per capita income. Number two, efficiency in resources and utilization. Maximum efficiency in the use of resources require the attainment of three conditions. और उसके बाद नंबर वन क्या सूरत हाल है जी? सबसे पहली सूरत हाल है कि एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अटेनमेंट ऑफ लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन, कम से कम कॉस्ट जो है उस कम्बिनेशन को जिसमें एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस होगा, एबीसी कॉस्टिंग होगी, और उसके बाद जनाब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए आप सारे के सारे मामले को देखेंगे तो कम से कम कीमत के ऊपर ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकें, कम से कम कीमत के ऊपर आप सारे को हैंडल कर सकें, कम से कम कीमत के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको मिल सकें। ऑपरेशन ऑफ द फर्म्स एट द लोएस्ट पॉसिबल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी की सारी एवरेज कॉस्ट उनकी लोएस्ट होनी चाहिए, एवर पॉसिबल, लो नहीं, लोअर भी नहीं, एवर पॉसिबल लोएस्ट। तो फर्म लोएस्ट कॉस्ट पे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। और नंबर थ्री, प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंज्यूम करता है तो डेफिसिट भी सारे का सारा काम होता है। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए आप इसकी तरफ तवज्जो दें। आगे स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ एक्टिविटीज are those activities reducing economic instability and unemployment and increasing the potential and actual rates of economic growth। इस economic growth के जो actual rates हैं, जो actual सूरत हाल उसमें बेहतरी आएगी, उसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। ये सारा मामला उसके मुताबिक एडजस्टमेंट की जाएगी। और उसके बाद नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूशनल एक्टिविटीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रियल इनकम को भी इम्प्रूव किया जाए, इसकी तरफ भी देखा जाना चाहिए, इसकी तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। सारे लेक्चर को हम एक मरतबा रिकैपिचुलेट करते हैं। रिकैपिचुलेशन में जब लाते हैं तो हमें पता चलता है कि पब्लिक फाइनेंस क्या चीज़ है। पब्लिक फाइनेंस हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके ज़रिए आप सारे का सारा मामला टैकल करते हैं और इस टैकलिंग की सूरत हाल में आप इसको इम्प्रूव करते हैं। क्या सूरत हाल है गवर्नमेंट के फंक्शन में? इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेस अनइक्वल, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इंटरनेशनली। अब इसमें दो तरह की डेफिनेशन थी, कुछ पहली डेफिनेशन थी और फिर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है ये केन्स की। जो पहली डेफिनेशन है उसके मुताबिक क्या है कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो फंड रेज करने का काम है, और जो केन्स की डेफिनेशन है इसने इनकम मल्टीप्लायर फैक्टर के तहत इसको बयान किया है। वो कहता है जी फंड जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है गवर्नमेंट की या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी उनको अच्छे तरीके से हैंडल करने का नाम पब्लिक फाइनेंस है। फिर हम देखते हैं पब्लिक फाइनेंस को कैसे आपने कैरी ऑन करना है और इसका मकसद क्या है। टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर जब कंट्रोल हो पाएंगे तो स्टेट जो है इसके जरिए बेहतर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर पाएगी। डिप्रेशन है तो गवर्नमेंट को और तरह के मैयर लेने होंगे, इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट को और तरह के मैयर लेने होंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दो तरह की सिचुएशन है। दो तरह की सिचुएशन में एक डिप्रेशन को कम्बैट करने के लिए, एक जो इन्फ्लेशन है उसको कम्बैट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर कब होता है, गवर्नमेंट इसमें क्या इंटरवीन करती है, क्या इसकी सारे सूरत हाल करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सिस्टम जो है वो प्राइस मैकेनिज्म के तहत चलता है। गवर्नमेंट उस वक्त इंटरवीन करेगी जब मार्केट फेलियर हो जाएगी। मार्केट फेलियर कब होती है? जब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो सके। नंबर टू, सेकंड,
गवर्नमेंट का फर्ज है उस वक्त इंटरवेन करना जब वो प्राइस मैकेनिज्म को डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के तहत नहीं छोड़ना चाहती, बल्कि वो इसको अच्छे तरीके से टैकल करना चाहती है। नंबर 3, गवर्नमेंट कब इसको इम्प्रूव कर पाएगी, जब उसने जो एक्सपेंडिचर जो है उनको अपने को मीट करना है। उसके बाद नंबर 4, क्या सूरत है कि सोशल वेलफेयर और जो बेनिफिट्स हैं इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, पार्क हो, म्यूजियम हो, वाटर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी और सोशल वेलफेयर के सारे बेनिफिट्स हों, स्कॉलरशिप स्कीम हो वगैरह वगैरह, सब्सिडाइज फीस हो, तो इन सब को टैकल किया जाए। उसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज हैं उनको हैंडल किया जाए। अब इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना ये डायरेक्ट जो है नहीं काम होगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास मार्केट फेलियर की पोजीशन है। तो फिर गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करे? गवर्नमेंट इस सिचुएशन को ऐसे टैकल करती है। नंबर 1, गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो हैं वो क्या है? नंबर 1, एलोकेटिव जो हैं एक्टिविटीज उनको कैरी किया जाए, एलोकेट किया जाए, दोबारा एक्सपेंडिचर की तरफ तवज्जो दी जाए, जहाँ कम है उस आउटपुट को बढ़ाया जाए, उसके तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। नंबर 2, एफिशिएंसी इन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज किया जाए, अटेनमेंट ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन डाला जाए, ऑपरेशन ऑफ फर्म्स एट लोएस्ट जो है उसको डाला जाए, प्रोविजंस ऑफ मैक्सिमम इंसेंटिव डाला जाए। उसके बाद क्या सूरत हाल है, स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ एक्टिविटीज जो हैं उसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को डिक्रीज किया जाए, इंस्टेबिलिटी लेवल को डिक्रीज किया जाए, पॉलिटिकल पोटेंशियल जो ग्रोथ है उसके अंदर बेहतरी लाई जाए, एक्चुअल रेट जो है उनको कम किया जाए, और उसके बाद वो एक्टिविटीज़ जो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशनल एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। इसके लिए गवर्नमेंट की कितनी अप्रोचेज हैं? एक जो है वो कंडक्ट ऑफ प्रोडक्शन अप्रोच है, एक जो है वो सब्सिडी अप्रोच है, और तीसरी जो है वो कंट्रोल अप्रोच है। इसके ऊपर डिस्कशन हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो जिसमें मैं ये देखेंगे कि आप गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एक्शंस को किस तरह कंट्रोल करती है। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ यही तक है और हम इसको यहाँ तक ही कंटिन्यू करेंगे। आप देखिए, यहाँ तक है आज का हमारा लेक्चर और इसको हम यहाँ तक ही कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर और हम इसको यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हमने नहीं इसको आगे कंटिन्यू करना। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, इसकी तरफ ध्यान देंगे। दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। तो इसमें जो सारी सूरत हाल है, चूँकि ये ज़्यादा मैं रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं देता, तो ये मेरा लेक्चर जो है आपको भी कुछ ही देर बाद यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा लेक्चर 2 के नाम से, और कोर्स कोड के नाम से आप इसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तमाम लोगों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी अटेंडेंस जो है वो यकीनी बनाया करें। अगर किसी जगह सिग्नल नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा व्हाट्सएप पे भी अपनी हाजिरी भेज सकता है। मकसद ये है कि बच्चे तालीम हासिल करें, और यूनिवर्सिटी का भी मकसद, जिस यूनिवर्सिटी का भी मकसद यही है कि कोई बच्चा भी जो है वो अनएजुकेटेड ना रहे। और अगर आप ये इस वक्त नहीं ले रहे अपने सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से, या नॉन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, तो बाद में आप ये लेक्चर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास पहले से मौजूद है, फ़ोन नंबर भी आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया गया, ग्रुप भी आपको बना दिया गया। आप 24 आवर्स में यूनिवर्सिटी टाइमिंग में किसी भी वक्त अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आपको लेक्चर में समझ नहीं आ रही या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, आप घर से बाहर ना निकलें। हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं, हमें काम करने दें। हम यूनिवर्सिटी में बैठे, मैं डायरेक्ट इस वक्त यूनिवर्सिटी से क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप घर पे बैठे और उसके बाद इस लेक्चर को समझें, डाउनलोड करें। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे आ जाएं, किसी किस्म का प्रॉब्लम है जूम मीटिंग में आ जाएं, किसी किस्म का प्रॉब्लम है स्काइप मीटिंग में आ जाएं, और आप मुझसे ये गाइडेंस हासिल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इस पे जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, लेक्चर समझ नहीं आ रही, यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन क्लासेस होल्ड करने का मकसद एक ही है कि आप सब लोग जो है अल्लाह के फजल से पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला
Stay home, stay safe. Many prayers for all of you, my sons and